हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। ये हमारा सेकंड पोर्शन जो बच गया था हेल्थ का PT 365 के अंदर, वो हम कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो GS एड हम देख चुके थे। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लोबल कोवैक्स अलायंस। ग्लोबल कोवैक्स अलायंस, इसको कोवैक्स अलायंस भी कहा जाता है, कोवैक्स अलायंस। और कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल असेस भी बोला जाता है इसको। ये एक कंजोर्टियम है, कोवैक्स अलायंस। इसके अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है? अलायंस के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं। इसके अंदर सेपी है, CEPI सेपी है, गावी इसका हिस्सा है, देन WHO इसका पार्ट है, यूनिसेफ भी इसका हिस्सा है। ये सारे इसके 4 इंस्टीट्यूशन इसका हिस्सा हैं। तो सेपी क्या है? कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयरनेस इनोवेशन, सेपी। गावी ग्लोबल वैक्सीन के ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स का फाउंडेशन है। WHO सबको पता ही है, यूनिसेफ भी पता है। तो इसका जो मेन काम क्या है? सबको इक्विटेबल असेस कराना है कोविड-19 टेस्ट के रिगार्डिंग। तो ये इनिशियली इसको लॉन्च किया गया था जब कोविड पीक होना स्टार्ट हुआ था। तभी कुछ कंट्रीज़ में था नहीं, कुछ कंट्रीज़ में टेस्टिंग किट अवेलेबल थी, कुछ में नहीं थी। उस टाइम पे इसको लॉन्च किया गया था। तो इक्विटेबल असेस कराना था कोविड-19 टेस्ट के लिए। तो इसका एक प्रोग्राम है कोवैक्स नो फॉल्ट कंपनसेशन प्रोग्राम। इसके अंदर यदि आपको वैक्सीन के कारण कोई इंजरी हो रही है, वैक्सीन के कारण कोई इंजरी हो गई है, यदि आपको वैक्सीन के कारण डेथ हो जाए या पैरालिसिस हो जाए या और कुछ हो जाए, तो उसके लिए आपको ये कंपनसेट करेंगे। इनका प्रोग्राम है कोवैक्स नो फॉल्ट कंपनसेशन प्रोग्राम, क्योंकि वैक्सीन लेने वाले का तो कोई फॉल्ट नहीं है। तो ये क्या हो जाएगी? ग्लोबल कोवैक्स अलायंस क्या है? एक अलायंस है, किस किस की है? सेपी, गावी, WHO, यूनिसेफ की। ठीक, इक्विटेबल असेस कराना था कोविड-19 से रिलेटेड चीज़ों को। अगला टॉपिक है वो है ग्लोबल हब फॉर पैंडेमिक एंड एपिडेमिक इंटेलिजेंस। ग्लोबल हब फॉर पैंडेमिक एंड एपिडेमिक इंटेलिजेंस कौन बना रहा है इसको? WHO बना रहा है, जर्मनी के साथ मिलके। जर्मनी के साथ मिलके इसको बना रहा है। ठीक है, तो ये हिस्सा है WHO के एक प्रोग्राम है, हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम, जो 2016 के अंदर WHO ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम। उसके अंदर इमरजेंसी कोई डिजीज़ आ जाए या जैसे कोरोना आ गया, तो उनसे कैसे निपटना है, तो वो प्रोग्राम इसके अंदर लाया गया था। अभी ग्लोबल हब फॉर पैंडेमिक एंड एपिडेमिक इंटेलिजेंस, इसके अंदर क्या है? एक नेटवर्क बनाया जाएगा जिससे डेटा शेयर किया जाएगा। उस डेटा से जो कोरोना से रिलेटेड जितना भी डेटा आया है या फिर और बीमारियों से जो भी डेटा आ रहा है एपिडेमिक से, उस डेटा को यूज़ करते हुए डेटा एनालिटिक्स का उस पर यूज़ करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा एनालिटिक्स, फिर उसको क्लासीफाई करेंगे, फिर प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम फ्यूचर में क्या होने वाला है। जैसे कि अभी प्रेडिक्ट कर रहे हैं हम कौन सी स्ट्रेन नहीं आ रही है, कौन सा वायरस नया आएगा, उससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये इतना ही पढ़ना है इसके बारे में। सॉलिडेरिटी ट्रायल किसके थे? WHO के थे। कोविड-19 वैक्सीन को टेस्ट कराने के लिए WHO ने सॉलिडेरिटी ट्रायल लॉन्च किए थे। इंडिया इसका हिस्सा है, इंडिया सॉलिडेरिटी प्लस ट्रायल का भी हिस्सा है। ठीक है, वो इसी से रिलेटेड है। तो इंडिया ने 2 ड्रग भेजी थी, इमाटाबेबिन एंड इन्फेक्स। ये याद नहीं रहेगा, याद रह सकता है तो कोई याद कर लो, नहीं रहता तो याद कर लो, कोई बात नहीं। अगला टॉपिक है इंसाकोग। इंसाकोग क्या है? ये एक कंजोर्टियम है। देश के अंदर जितने भी लेबोरेटरीज हैं जो कोविड-19 से रिलेटेड जीनोम सीक्वेंसिंग कर रही थी, उनका एक कंजोर्टियम है, वो आपस में डेटा शेयर करेगी। ठीक है, तो ये किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है? हेल्थ मिनिस्ट्री प्लस डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्लस इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये सारे इसी का हिस्सा हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। तो ये मॉनिटर करेंगे जेनेमिक वेरिएशन इन कोविड-19।
कोविड के अंदर क्या वेरिएशन आ रहा है वायरस के अंदर, उसको सबको मॉनिटर कर रहे थे। नियोकोव, अगला टॉपिक क्या है, नियोकोव। नियोकोव क्या है, ये एक नया काइंड ऑफ कोरोना वायरस है, साउथ अफ्रीका में मिला है। तो ये 80% सिमिलर है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस होता है, उसका ये 90% 80% लगभग 85% के करीब सिमिलर है। तो ये केवल अभी इसका जो होस्ट है वो ऐसी, इस वाला होस्ट है वो बेट्स में है। बेट का जो स्पीशीज़ है नियोरिया माइकिया, तो ये जो होस्ट स्पीशीज़ है ये दिया है या नियोरियोमीशिया, ये बेट की स्पीशीज़ है, वो नियोकोव का होस्ट है। तो इसके बारे में इतना ही जानना है। तो ये सार्स ये कोविड वायरस नहीं है, कोविड नहीं है, और इसके बारे में नहीं जानना है, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हमने पहले देखा है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होती है, एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड होती है लैब के अंदर, और उन लोगों को दी जाती है जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो। तो एंटीबॉडी को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबिन, और या फिर एंटीबॉडी एक टाइप का प्रोटीन होता है। जब एंटीजन आता है तो हमारी बॉडी क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। तो वो एक प्रोटीन होता है, रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी का। तो ये जो दो प्रोटीन है, ये जो दो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाई गई है, कैसिरिवीमेब एंड एमडीवीमेब, ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाई गई है ये कोविड-19 से रिलेटेड है। इसके स्पाइक प्रोटीन है, कोविड का जो स्पाइक प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन, उसके लिए दो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाई गई है, कैसिरिवीमेब एंड इमिडिमेब। ये याद रखना है, कैसे भी याद रखो, याद रखना है इसको। आप देख लो, कैसेरीवी एंड इसको बोल दो इमादेवी। तो ये किससे रिलेटेड है, ये पूछा जा सकता है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, ये कोविड का जो वायरस है सार्स कोविड-2 उसका एंटीबॉडी है, ठीक। अगला टॉपिक है वो 2DG यानी कि 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज। ये क्या है, एक टेबलेट है जिसको लिया जाता है, टेबलेट है जिसको हम, दवा है जिसको लिया जाता है। कोविड-19 की वैक्सीन है, वैक्सीन नहीं है ये, कोविड की दवा है। कोविड की दवा है, किसके द्वारा डेवलप की गई है, DRDO ने इसको डेवलप किया था, ठीक है। तो ये किसे काम करती है, इट एक्यूमुलेट इन द वायरस इन्फेक्टेड सेल एंड प्रिवेंट द वायरस ग्रोथ बाय स्टॉपिंग द सिंथेसिस एंड एनर्जी प्रोडक्शन। तो वायरस की ग्रोथ को ये रोक देती है। तो उसके जो साइकिल होता है ग्लाइकोलिसिस होता है, उसको ये बंद कर देती है। तो इसके बारे में इतना ही ध्यान रखना है और याद नहीं रखना। उसके कारण ये फास्ट हेल्प करता है रिकवरी में। कोविड के बाद रिकवरी होती है तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, परंतु इस ड्रग को लेने में जल्दी रिकवरी हो जाती है और हॉस्पिटल की ज़रूरत कम पड़ती है। अगला टॉपिक है वो कोर्बीवैक्स वैक्सीन। कोर्बीवैक्स वैक्सीन, ये कौन सी वैक्सीन है, ये रिकॉम्बिनेंट DNA से बनाई गई वैक्सीन है। कोविड की नई वैक्सीन है जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के बारे में हम बायोटेक वाले पोर्शन में पढ़ेंगे, ठीक। इसके बारे में इतना नाम, ये क्या है, ये इससे बनी हुई है, रिकॉम्बिनेंट DNA वैक्सीन है, कोर्बीवैक्स। अगला जो टॉपिक है वो BBV-154 है। ये क्या है, ये भी कोविड की एक वैक्सीन है, लेकिन ये किस पे बेस्ड है, ये एडिनो वायरस बेस्ड वैक्सीन है। एडिनो वायरस बेस्ड वैक्सीन भारत बायोटेक बना रहा है, इसको भारत बायोटेक बना रहा है, इसके लिए इसको इसका नाम है, वो याद रख लो। भारत बायोटेक इंडिया का है तो इंडिया की वैक्सीन हो जाएगी, ये थर्ड वैक्सीन हो सकती है। इंट्रांसाल कोविड वैक्सीन है, ये एडिनो वायरस पे बेस्ड है। एडिनो वायरस में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल DNA नहीं होता है, उसमें डबल हेलिक्स DNA होता है, जैसे हमेशा होता है DNA। एंड ये कॉमन वायरस होता है, एडिनो वायरस कॉमन वायरस होता है जो कि कॉमन फ्लू करा सकता है, फीवर करा सकता है, सोर थ्रोट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्रोंकाइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इन्वर्टिब्रेट को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट करता है। एंड इसका जो फ़ायदा होगा एडिनो वायरस बेस्ड वैक्सीन का, ये ईजी टू डिलीवर वैक्सीन होगी। तो ये ए टाइप ऑफ क्या हो जाएगी, जो हमने पहले पढ़ा था, न्यूक्लिक एसिड बेस्ड वैक्सीन हो जाएगी, न्यूक्लिक बेस्ड वैक्सीन,
बेस्ड वैक्सीन, जो हम आगे पढ़ चुके हैं पहले। तो न्यूक्लियर टाइप ऑफ बेस्ड वैक्सीन है ये, उसका जो फ़ायदा होगा वो इसी का फ़ायदा होगा। अगला H2 प्रोटीन क्या है? अगला टॉपिक है हमारा H2 प्रोटीन। H2 प्रोटीन है हमारी बॉडी का वो प्रोटीन जिस पे, ये हमारी बॉडी का वो प्रोटीन जिस पे कोविड-19 का जो वायरस है, कोरोना वायरस है, वो चिपकता है या लैच करता है, वो H2 प्रोटीन होता है। ठीक है, ये एक स्पाइक प्रोटीन की तरह होता है। स्पोर्ट क्या है? अगला टॉपिक है स्पोर्ट। तो जैसे नाम से पता चल रहा है स्पोर्ट है, यानी कि ऑन द स्पॉट, इससे याद रखो ऑन दी स्पॉट। तो ये ऑन दी स्पॉट क्या करेगा? कोविड को टेस्ट कर देगा। किसका टेस्ट कर देगा? कोविड का टेस्ट कर देगा। कैसे? इसमें ये सैंपल लेते हैं, सलाइवा से सैंपल लेते हैं, और उसके बाद में ये लोग RT लैम्प एक प्रोसेस होती है, उसके द्वारा ये तुरंत रिजल्ट बता देते हैं। RT लैम्प के अंदर क्या होता है? एक RT-PCR टेस्ट होता है, एक RT-PCR होता है, एक RT लैम्प होता है। RT लैम्प बहुत जल्दी हो जाता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं? केवल 4 ही लैम्प प्राइमर्स यूज करते हैं, 4 लैम्प प्राइमर्स। RT-PCR के अंदर हम क्या करते हैं? पूरा DNA को कंप्लीट जीनोम को सीक्वेंस करते हैं, एंड इसके अंदर केवल 4 को ही करते हैं। तो प्राइमर्स क्या होते हैं? आर शॉर्ट फ्रेगमेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड के फ्रेगमेंट होते हैं। DNA किससे बना होता है? न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। तो ये DNA को टेस्ट कर रहा है। तो स्पॉट क्या है? एक US का ऑन द स्पॉट बताने वाला मशीन है। ठीक है, अगला जो एलिसा टेस्ट है, एलिसा टेस्ट, तो इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट ऐसे टेस्ट होता है। ये भी कोविड के लिए परफॉर्म किया जाता है, TB के लिए भी परफॉर्म किया जाता है। इसके अंदर पूरी इम्यूनो एसेस किया जाता है। इसको गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट माना जाता है इम्यूनो एसेसिस का। तो ये बहुत सेंसिटिव होता है, इसमें थोड़ा सा भी चेंज आ जाता है तो ये बता देता है इसके बारे में। इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे थे इस पर। अगला टॉपिक क्या है? इतने जाना है आपको। जीवन वायु क्या है? जीवन वायु क्या है? जीवन वायु एक तरह का वेंटिलेटर है। ये एक तरह का वेंटिलेटर है जो IIT रोपड़ ने बनाया है। जीवन वायु क्या है? एक तरह का वेंटिलेटर है जो IIT रोपड़ ने बनाया है। तो ये जो है वो लोग जिनको कोविड के कारण सांस लेने में दिक्कत आ रही है, उनको हेल्प करेगा रेस्पिरेशन में। तो एक काइंड ऑफ ये कह सकते हैं वेंटिलेटर है। CPAP कंटिन्यूस पॉजिटिव एयर प्रेशर बनाए रखता है उसका, जिसमें हेल्प होती है इनकी सांस लेने में। प्रोजेक्ट A2 कब चलाया गया था? प्रोजेक्ट A2 क्या है? प्रोजेक्ट A2 प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ इंडिया ने चलाया था इसको, प्रोजेक्ट A2 को। इंडिया के अंदर पिछले साल जैसे ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, मेडिकल ऑक्सीजन की, तो उसकी आपूर्ति करने के लिए, इस मेडिकल डिमांड को पूरा करने के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया गया था, प्रोजेक्ट O2। फिर लिक्विफाइड मेडिकल ऑक्सीजन होती है, जो ऑक्सीजन दी जाती है वो लिक्विफाइड मेडिकल ऑक्सीजन होती है। तो इसमें क्या होता है? 90% क्या होती है? मिनिमम 90% ऑक्सीजन होती है, 5% इसमें नाइट्रोजन होती है और 5% आर्गन होती है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है। तो मिनिमम 90% ऑक्सीजन होती है, 5% नाइट्रोजन होती है एंड 5% आर्गन होती है लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन में जो हमें दी जाती है। तो ये प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन ऑक्सीजन प्लांट अगला टॉपिक है हमारा, वो है PSA ऑक्सीजन प्लांट। PSA ऑक्सीजन प्लांट प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन ऑक्सीजन प्लांट। तो इस प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि इस प्लांट के अंदर हवा होती है, एयर होती है, एम्बिएंट एयर। एम्बिएंट एयर को फिर हम क्या करते हैं? एडजॉर्ब करा लेते हैं। एडजॉर्ब करा के उसमें से नाइट्रोजन क्या है? हम एडजॉर्ब करा लेते हैं, नाइट्रोजन को एडजॉर्ब करा लेते हैं। तो बचगी जो एयर है, बाकी जो बचगी, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा को हम इंक्रीज, ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो उसको हम यूज़ कर लेंगे। रिमेनिंग ऑक्सीजन इज विद ए नॉन प्योरिटी, हम इसका यूज़ कर लेंगे। तो इसको टेस्ट को PM केयर इन जो प्लांट्स को PSA प्लांट्स है, प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन प्लांट को PM केयर के फंड से एस्टेब्लिश कराया गया था, बनाए गए थे, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश किए गए हैं। तो ये हमने देख लिया कैसे काम करता है, ये भी देख लिया कि ये उसमें से नाइट्रोजन अलग कर लेता है, एयर में से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो बाकी बच जाएगी ऑक्सीजन, बच जाएगी, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, जो गैसेज बचेगी वो। अगला क्या है? नेशनल ऑक्सीजन स्टेवार्डशिप प्रोग्राम।
नेशनल ऑक्सीजन स्टेवार्डशिप प्रोग्राम। इसके अंदर क्या है, मेडिकल ट्रेनर्स को ये बताया जाता है, या मेडिकल ट्रेनर यानी कि नर्सेज वगैरह, उनको बताना है कि जो मेडिकल ऑक्सीजन है उसका इकोनॉमिकल या एफिशिएंट यूज कैसे करें, ये उनके बारे में ट्रेनिंग दे रही थी, क्योंकि ऑक्सीजन की जब क्या कर रही थी, कमी पड़ रही थी, तब इसको लाया गया था। अगला जो टॉपिक है वो आई ड्रोन है। आई ड्रोन, ठीक, नाम है, नाम से पता चलता है कि उसमें ड्रोन का यूज किया गया है। किसका प्रोग्राम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का प्रोग्राम है। इसके अंदर ड्रोन का यूज करते हुए हिली एरिया और नॉर्थ ईस्ट का जो ट्रेन है, जहाँ पे डिफिकल्ट ट्रेन है, जहाँ पे हम पहुँच नहीं सकते, वहाँ पे वैक्सीन डिलीवरी के लिए ड्रोन का यूज किया गया था। तो वही आई ड्रोन प्रोग्राम है। अगला जो है, हम मलेरिया के बारे में पढ़ चुके थे कि मलेरिया फीमेल एनाफिलोज मस्कीटो के काटने से होता है, ठीक है। तो मलेरिया को रोकने के लिए ICMR ने मेरा इंडिया प्रोग्राम चलाया था। ICMR ने मेरा इंडिया प्रोग्राम चलाया था, मेरा इंडिया मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस। तो इसके अंदर क्या है, मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस, रिसर्च को, मलेरिया से रिलेटेड रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए मेरा इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। E 2025 इनिशिएटिव किसका है, E 2025 2025 E 2025 इनिशिएटिव है, वो किसका है, WHO का है। उसमें क्या कर रहे हैं वो लोग, 25 कंट्रीज के अंदर 2025 तक मलेरिया को खत्म कर देंगे, एलिमिनेट करने का टारगेट है। 25 कंट्रीज में बाय 2025 तक मलेरिया को एलिमिनेट कर देंगे। और WHO ने एक इनिशिएटिव और लिया था, हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट इनिशिएटिव। ये भी किससे, मलेरिया से रिलेटेड है। उसके अंदर 11 कंट्रीज को आइडेंटिफाई किया गया है जिनमें हाई बर्डन है मलेरिया का। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन के लिए 2017 से 2022 में बनाया गया था। WHO की जो स्ट्रेटजी थी, हम देख रहे थे कि ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटजी थी मलेरिया एलिमिनेशन के लिए 2026 से लेकर 2030 तक, जिसको हमने टारगेट्स भी पढ़े थे, कितने थे, 40%, 75% और 90% जो टारगेट्स थे उनके, यानी कि 40% उसमें क्या था, ये टारगेट किसके थे, मलेरिया डेथ्स को कम करने के लिए, मलेरिया से होने वाली डेथ को कम करने के लिए जो टारगेट थे, 40% 2020 तक करने थे, दैन 2025 तक 75% कम करनी थी, और 90% 2030 तक कम करनी थी, ठीक है। तो वो किन पिलर से, इसके जो स्ट्रेटजी के 3 पिलर हैं, इसके अंदर पहला तो मलेरिया प्रिवेंशन के लिए डायग्नोसिस किया जाएगा, उसको बढ़ावा देंगे, फिर मलेरिया कंट्रीज को मलेरिया फ्री स्टेटस अचीव कराया जाएगा। तीसरे में उसको जो है केयर इंटरवेंशन पे ध्यान दिया जाएगा, सर्विलेंस भी की जाएगी। अगला टॉपिक हम देखते हैं वो है काउंट डाउन टू 2030। ये क्या चीज़ है, ये काउंट डाउन टू 2030 ये क्या है, ये एक रिपोर्ट है WHO की, रिपोर्ट है WHO की। किससे रिलेटेड है ये रिलेटेड है ट्रांस फैटी एसिड से रिलेटेड है, ट्रांस फैटी एसिड। तो WHO क्या है, WHO चाहता है कि जो ट्रांस फैटी एसिड है वो हमारे लिए यूजफुल नहीं होते हैं, बहुत बेकार होते हैं। इसके से क्या बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो WHO कहता है कि 2030 तक हमें जो इंडस्ट्री से जो ट्रांस फैटी एसिड प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको कम एलिमिनेट करना है। 2023 तक इंडस्ट्री से जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैटी एसिड है, उनको हमें एलिमिनेट करना है। उसके लिए WHO ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, रिप्लेस प्रोग्राम। रिप्लेस प्रोग्राम किसका है, WHO का है। किस लिए है, इंडस्ट्री से जो प्रोड्यूस होने वाले ट्रांस फैटी एसिड है उनको एलिमिनेट करने के लिए। ट्रांस फैटी एसिड को इसको हाइड्रोजनेशन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, हाइड्रोजिनेशन, यानी कि हाइड्रोजन की मात्रा उसमें बढ़ा दी जाती है, जिससे उसकी सेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज हो जाती है। सेल्फ लाइफ प्रोडक्ट की इंक्रीज हो जाती है, और एक प्रोडक्ट है वो चीपर होते हैं, इसलिए इसको इंडस्ट्री वाला यूज़ करते हैं। रिप्लेस स्ट्रेटजी के अंदर क्या है, पहले हम रिव्यू करेंगे इंडस्ट्री से कौन कौन सा बना रही है, फिर उसको प्रमोट करेंगे, क्या जो सेफ है अल्टरनेटिव उनको प्रमोट करेंगे, फिर लेजिस्लेट करेंगे इसके रिगार्डिंग ट्रांस फैटी एसिड से को बंद करने के लिए, फिर असेस करेंगे कंडीशन, फिर क्रिएट करेंगे, फिर इन्फोर्स करेंगे। तो ये इतना याद रख लो कि रिप्लेस किससे रिलेटेड है, क्या है, ये ट्रांस फैटी एसिड से रिलेटेड
WHO का है प्रोग्राम, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि इसमें ट्रांस फैटी एसिड होते क्या हैं। ट्रांस फैटी एसिड क्या होते हैं, व्हाट आर द फैट एंड फैटी एसिड। तो फैटी एसिड केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिसमें फैटी एसिड होते हैं। तो फैटी एसिड हमारी बॉडी को क्या देते हैं, फैट्स देते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और सेलुलर मेम्ब्रेन का भी एक हिस्सा होते हैं ये लोग। तो फैटी एसिड दो प्रकार के हो सकते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड वाले में क्या है, कार्बन कार्बन का जो इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है सैचुरेटेड में, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होती है, तो हाइड्रोजन से ये सैचुरेटेड होता है। अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड वाले हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, ये जो सैचुरेटेड वाले हैं ये बुरे होते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो तीसरा है ओमेगा फैटी, इसमें एक चीज़ होती है ओमेगा फैटी एसिड है। ओमेगा फैटी एसिड एक टाइप होता है किसका, पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड का टाइप होता है, यानी कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ही है ये, जिसको हम एसेंशियल फैटी एसिड बोला जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। ये किस में पाया जाता है फैटी एसिड, मरीन एल्गी में भी पाया जाता है, फाइटोप्लैंक्टन में भी मिलता है फैटी एसिड, ओमेगा फैटी एसिड, ठीक है। तो इसमें देखें कोलेस्ट्रॉल किसके कारण बढ़ता है हमारी बॉडी में, हाई एसडीएल एंड एलडीएल, दो प्रकार का कोलेस्ट्रॉल होता है हमारी बॉडी में, एसडीएल एंड एलडीएल। तो एसडीएल क्या होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। एंड एलडीएल क्या होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड वाले खाएंगे, ये सैचुरेटेड वाले खाएंगे तो ये हमारा एलडीएल बढ़ जाएगा, एलडीएल इंक्रीज कर देता है ये सैचुरेटेड वाले। अनसैचुरेटेड वाले हमारा है वो, अनसैचुरेटेड वाले से एचडीएल इंक्रीज होता है। तो एचडीएल ये हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल है, इसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, और जो एलडीएल है उसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। एलडीएल बैड क्यों होता है, वाई एलडीएल इज बैड, क्योंकि एलडीएल क्या है, वो हमारी आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज उनके अंदर फैटी एसिड को डिपॉजिट कर देता है, जिससे क्या होगी, आर्टरी क्या हो जाएगी, आर्टरी पतली हो जाएगी, पतली यानी कि नैरो हो जाएगी। जब नैरो हो जाएगी तो इससे क्या है, जो ब्लड फ्लो होगा उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारा है, एलडीएल से हमारा बीपी इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे बीपी इंक्रीज हो गया तो ये क्या हो जाएगा, हमारे को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो जाएंगी, हार्ट अटैक का हमें खतरा बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक का रिस्क है वो बढ़ जाएगा। ये सारी बातें इससे रिलेटेड है। अगला जो टॉपिक है वो फूड बॉर्न डिजीज है। तो फूड बॉर्न डिजीज कैसे हो सकती है, यदि हम अच्छा खाना नहीं खाएंगे, कंटामिनेटेड फूड खाएंगे, तब हमारे को फूड बॉर्न डिजीज हो जाती है। फूड बॉर्न डिजीज को टैकल करने के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कई प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। ईट राइट मूवमेंट लॉन्च किया गया था इसके द्वारा, यानी कि हमें सही खाना है, क्या खाना है और सही खाना है, ठीक है। दूसरा इसमें जो भोग है, दूसरा इनिशिएटिव क्या है, भोग कहाँ पे लगता है, मंदिर में लगता है, यानी कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में है, उन पे जो प्रसाद मिल रहा है वो हाइजेनिक हो और उसमें फूड वो सेफ हो, ये इंश्योर कराता है FSAI, ठीक है। फिर हाइजीन रेटिंग स्कीम लाई गई थी, हाइजीन रेटिंग स्कीम इसके द्वारा लाई गई थी टू मेक द कंज्यूमर्स, उसका रेटिंग जो अच्छा हाइजीन होगा उसका रेटिंग रेस्टोरेंट के अच्छी होगी, बाकी की नहीं होगी अच्छी। फिर एक सिस्टम लाया गया था फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम, फोस्कोस फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम है। इसके अंदर क्या है, आप रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं और उसके अंदर कंप्लेन रेज कर सकते हो। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स ये किस में पाए जाते हैं, वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। एंड ये क्या काम करते हैं, हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स हैं उनको डिक्रीज कर देते हैं,
ज़्यादा फ्री रेडिकल्स इंक्रीज हो जाएंगे तो हमारी बॉडी है वो इल पड़ जाएगी, इलनेस इंक्रीज हो जाती है। इससे हमारी जो है हेल्थ बनी रहती है एंटीऑक्सीडेंट से ज़्यादा लेने से। फूड फोर्टिफिकेशन क्या है? फूड फोर्टिफिकेशन इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, डेलिबरेटली इंक्रीज कर रहे हैं जो असेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी के अंदर, उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? मास फोर्टिफिकेशन से कर सकते हैं, यानी कि फूड फोर्टिफाई करके, फूड को फोर्टिफाई करके फिर उसको पीडीएस में बांट दो तो सबके पास पहुंच जाएगा, ज़्यादातर लोगों के पास पहुंच जाएगा। फिर टारगेटेड फोर्टिफिकेशन में क्या है, उसमें एक टारगेटेड ग्रुप को ही पहुंचाने हैं, जैसे कि डिसेबल्ड पॉपुलेशन को पहुंचाने हैं तो उसको टारगेटेड में हो जाएगा। फिर मार्केट ड्राइवन है तो उसका इतना पॉपुलराइज कर दो कि उसको इतना फ़ायदा बता दो कि ये मार्केट के ड्राइवन हो जाए। तो इन 3 तरीक़ों से इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो राइस में क्या ऐड किया जाता है, तो फूड फोर्टिफिकेशन हमारे पीडीएस प्रोग्राम का हिस्सा है। यस, तो आयोडीन साल्ट है, आयोडाइज साल्ट है, वो भी दिया जाता है, आयोडीन में ही किया जाता है, राइस को भी किया जाता है फोर्टिफाइड। तो बायो फोर्टिफिकेशन के अंदर क्या होते हैं, बायो फोर्टिफिकेशन एक टेक्निक होती है, उसके अंदर जो हम नए सीड्स हैं, नए सीड को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड करके उनमें कंटेंट बढ़ा देते हैं, फिर उससे जो क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं उनका जो नेचुरली जो होगा हाई होगा, नेचुरली जो कंटेंट हैं एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट उनमें हाई होंगे, तो उस प्रोसेस को बायो फोर्टिफिकेशन कहते हैं। अगला टॉपिक हमारा है वो जीका वायरस है। तो जीका वायरस, ये क्वेश्चन आ चुका है, एक बार और देख लेते हैं। ये किसके कारण होता है? इन्फेक्टेड एडिस इजिप्टी मॉस्किटो जब काट लेता है तब ये हमारा जीका वायरस फैल जाता है। तो एडिस इजिप्टो मॉस्किटो के कारण, एडिप्स इजिप्टी मॉस्किटो के कारण डेंगू भी हो जाता है, चिकनगुनिया भी होता है, येलो फीवर होता है। ये तीनों इस जीनस के काटने से होती है। ठीक है, तो ये जो वायरस है एडिस जीका वायरस है, ये प्रेग्नेंट वोमेन से फ्यूटस में भी जा सकती है, फ्यूटस में जाती है। तो जो बेबी होता है प्रेग्नेंट मदर के अंदर, उसके भी जीका हो जाता है। तो जो अनबॉर्न बेबी है, जो अभी तक बॉर्न नहीं हुआ है, तो उसका जो जीका वायरस हो गया उसको, तो उसके बाद में जो प्रोड्यूस होगा तब उसका हेड क्या है, हेड है वो स्मॉल होगा, हेड स्मॉल हो जाता है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, माइक्रोसेफली बोलते हैं। तो ये एक टाइप का बर्थ डिफेक्ट होता है जहाँ पे हेड इज स्मॉलर देन दी एक्सपेक्टेड। ठीक, तो जीका वायरस है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, और इसका जीका वायरस का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, नो ट्रीटमेंट। अगला टॉपिक है हमारा वो है निपाह वायरस। निपाह वायरस भी क्या है, एक जूनोटिक डिजीज है। ठीक है, तो इसका जो नेचुरल होस्ट है वो एक फ्रूट बेट है जिसका नाम क्या है, टेरिपोडेटियाई फैमिली का है। ये टेरोपोडिडेई फैमिली का जो फ्रूट बेट है वो है। ये एक आरएनए वायरस है। निपाह वायरस क्या है, एक आरएनए वायरस है, केरल में मिला था, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से ये फैलता है। और अभी इसके बारे में इसकी कोई वैक्सीन, इसकी भी नो वैक्सीन, अभी कोई इसका वैक्सीन नहीं आया है, सिम्टम्स को ही ट्रीट किया जाता है केवल। जीका वायरस और निपाह वायरस दोनों की क्या है, वैक्सीन नहीं है। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है एमवीडी, मार्बर्ग वायरस डिजीज। मार्बर्ग वायरस डिजीज है वो किससे रिलेटेड है, इबोला वायरस से रिलेटेड है, इबोला से। तो इबोला क्या होता है, इबोला, मार्गस वायरस एंड एक और वायरस होता है क्यूबा वायरस। ये सारे एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसका नाम क्या है, फ्लेविरोइडो वायरस फैमिली होती है, उसी से बिलोंग करते हैं तीनों। तो इबोला तो बहुत खतरनाक होता है, उसी तरह से मार्बर्ग वायरस भी होता है, ये भी बहुत खतरनाक होता है। फ्लेविरो या फिर फिलो वायरस बोलते हैं, या फिर फिलोविराइडिए फैमिली को बिलोंग करते हैं, फिलोविराइडिए। ठीक है, इससे जो हेमोरेजिक फीवर हो जाता है, हाई फीवर हो जाता है ब्रेन का, फर्टिलिटी भी इससे बढ़ जाती है। तो ये 1967 में डिस्कवर किया था, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है, इबोला भी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है। ये एक नेचुरल होस्ट इसका क्या है, बेट्स हैं, रोजेटस बेट्स इसका नेचुरल होस्ट है, ह्यूमन टू ह्यूमन इसका ट्रांसमिशन होता है।
मार्बर्ग वायरस डिजीज़, इतना याद रखना है इसके बारे में। इबोला वायरस क्या है? इबोला वायरस ये बहुत बार न्यूज़ में रहता है, ये भी हेमोरेजिक फीवर करता है, ब्रेन का फीवर कर देता है। एंड मार्बर्ग वायरस, ये दोनों की फैमिली सेम है, मार्गस और इबोला की फैमिली सेम है, दोनों ही हेमोरेजिक वायरस करते हैं, दोनों जेनेटिक डिजीज़ हैं। वाइल्ड एनिमल टू ट्रांसफ़र होता है, ह्यूमन टू ह्यूमन दोनों का ट्रांसफ़र होता है, ह्यूमन टू ह्यूमन भी होता है, वाइल्ड एनिमल टू ह्यूमन होता है। तो वाइल्ड एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफ़र होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एनिमल टू ह्यूमन होता है तो उसको हम जेनेटिक डिजीज़ बोलते हैं। उसी से हम रिलेटेड कंसेप्ट हमने देखा था, वन हेल्थ कंसेप्ट देखा था हमने, वन हेल्थ कंसेप्ट देखा था। उसमें क्या कर रहे थे? ह्यूमन, एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, तीनों की हेल्थ का जब हम ध्यान रखेंगे तो तब हमारी हेल्थ बचेगी। इसी से रिलेटेड क्या था? वन हेल्थ से मैनहट्टन प्रिंसिपल से रिलेटेड है, वन हेल्थ से रिलेटेड है मैनहट्टन प्रिंसिपल्स। मैनहट्टन प्रिंसिपल है वो इसी से रिलेटेड है, मैनहट्टन प्रिंसिपल। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो मंकी बी वायरस है। मंकी बी वायरस कहाँ पे मिला था? ये हमें चाइना में मिला था। एंड ये एक तरह का अल्फा वायरस होता है, अल्फा हर्प्स वायरस है। अल्फा हर्प्स वायरस कौन से होते हैं? जो हमारे नर्वस सिस्टम को अटैक करते हैं, मैमल्स के, ये मैमलियन होस्ट के नर्वस सिस्टम को अटैक करते हैं, ये अल्फा हर्प्स वायरस है। तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसका भी होता है। तो इसका फर्स्ट ह्यूमन इन्फेक्शन मिल गया है मंकी बी वायरस का। तो ये एक अल्फा हर्प्स वायरस है जो हमारे नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करता है। अगला है टॉपिक है वो एवियन फ्लू है। एवियन फ्लू कौन कौन सा होता है? H5N8 और H5N1। इसमें मेरे को आप बताओगे कि H क्या रिप्रेजेंट करता है और N क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आप बताओगे। तो इससे फर्स्ट केस ऑफ ह्यूमन डेथ है एवियन इन्फ्लुएंजा के कारण हमें डिटेक्ट हुई है। एवियन इन्फ्लुएंजा को हम बर्ड फ्लू भी बोलते हैं और एवियन इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं। तो H5N1 क्या है? एवियन इन्फ्लुएंजा का एक एग्जाम्पल है, ये पूछा जा चुका है। पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो सकता है, नहीं, पर्सन टू पर्सन नहीं स्प्रेड होता है। बर्ड फ्लू इज नॉट कॉमन, नॉट कॉमन, तो पर्सन टू पर्सन इज नॉट कॉमन है पर स्प्रेड हो सकता है। नोरो वायरस है। नोरो वायरस क्या है? एक एनिमल बॉर्न डिजीज है, ये हाईली कॉन्टेगियस होती है। नोरो वायरस एनिमल बॉर्न डिजीज है, जेनेटिक डिजीज है, हाईली कॉन्टेगियस है। ये गैस्ट्रो, इसके कारण क्या हो सकता है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इलनेस हो सकती है, यानी कि हमारे स्टमक में ये गड़बड़ी कर देगा, इंटेस्टाइन को इफेक्ट करेगा। अगला जो टॉपिक है वो केनाइन पेरोवायरस है। केनाइन पेरोवायरस, केनाइन जो वायरस होता है वो किससे रिलेटेड होता है? केनाइन वाला होता है वो जानवरों से रिलेटेड होता है, एनिमल से रिलेटेड होता है। तो ये किसको इफेक्ट करता है? ये डॉग्स का वायरस है। केनाइन पेरोवायरस इस डॉग्स का है। ये पेरोवायरस B19 है, वो ह्यूमंस को इफेक्ट करता है। एंड पेरोवायरस की कोई क्योर नहीं है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होता है। एक वायरल डिजीज है, कॉन्टेगियस वायरल डिजीज, डॉग्स को इफेक्ट करता है केनाइन पेरोवायरस। अगला डेंगू है। तो डेंगू किसके कारण होता है? एडिप्स इजिप्टी वाले मॉस्किटो के कारण होता है, ये हम देख चुके हैं। एंड तो ये मॉस्किटो बॉर्न ट्रॉपिकल डिजीज है डेंगू वायरस। जीनस इसका जो बिलोंग करता है फ्लेवी वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। इसकी एक सेम जीनस जो मॉस्किटो है, जीका, चिकनगुनिया, अदर वाला हम कितनी बार देख चुके हैं। तो जीका डेंगू की एक वैक्सीन बनाई गई है, यूएस ने इसकी वैक्सीन बनाई है, क्या नाम है? डेंगवैक्सिया। ये डेंगू की वैक्सीन है। तो इसमें लाइव एटेन्यूएटेड वायरस यूज किया गया है, यूएस से इसको अप्रूव दे दिया है डेंगवैक्सिया को, हम इसको यूज कर सकते हैं आगे से। तो आईआईटी दिल्ली क्या है? आईआईटी दिल्ली इसको डेंगू को इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज कर रही है, यूज करते हुए एक डिवाइस बना रही है, सरफेस इन्हांस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। वो SERS का हैंड हेल्ड डिवाइस बना रही है, इसको इजी हो जाएगा डिटेक्ट करना। जब हमें डिटेक्ट करना इजी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ट्रीटमेंट भी इजी हो जाएगा, जल्दी स्टार्ट हो जाएगा ट्रीटमेंट। तो सर CV रमन ने रमन इफेक्ट डिस्कवर किया था, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। अगला टॉपिक क्या है? स्कर्ब टाइफस। स्कर्ब टाइफस, यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं? बुश टाइफस भी बोलते हैं।
बुश टाइफस। ये क्या है? इन्फेक्टियस डिजीज़ है, इन्फेक्टियस डिजीज़ है, यानी कि एक से दूसरे में आ जाएगी। तो इसमें फीवर इसका सिम्टम है। तो ये एक माइट के कारण होती है, माइट बॉर्न बैक्टीरियम ओरिएंटा टुटुसुगामासी, तो सुगामुसी माइट बॉर्न डिजीज़ है। ये माइट रिस्पॉन्सिबल है। इसका नाम याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहे तो और भी अच्छी बात है, क्या कर सकते हैं। HIV क्या है? अगला टॉपिक है हमारा वो HIV से रिलेटेड है। HIV की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो HIV में क्या होता है? एक रेट्रो वायरस होता है। इसमें रेट्रो वायरस होता है जो हमारी बॉडी को, इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। यदि HIV को ट्रीट नहीं करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। एड्स की फुल फॉर्म तो सबको पता ही है, इसमें बताने की क्या जरूरत है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये एक रेट्रो वायरस होता है जो नॉर्मल वायरस से अपोजिट तरीके में काम करता है। इसकी जो रेट्रो वायरस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो किस में स्टोर होती है? RNA में इन्फॉर्मेशन होती है। इसका जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है? RNA होता है। ठीक, इसके लिए एक HIV के लिए एक थेरेपी है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी कार्ट यूज़ की जाती है, कंबाइंड एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, वो इसके लिए यूज़ की जाती है। 90 और 90 ये टारगेट्स किसके लिए भी थे? ये टारगेट्स थे वो HIV के लिए थे। और ये न्यूज़ में क्यों रहा था? क्योंकि एक इंजेक्टेबल मेडिसिन है, इंजेक्टेबल मेडिसिन, इसका नाम क्या है? एपर्ट्यूड। ये जो लिखा है एपर्ट्यूड एक इंजेक्टेबल मेडिसिन है जिसको जो HIV के खतरे को कम करेगी, HIV के खतरे को कम करेगी। इसका अप्रूवल दे दिया गया है US के द्वारा। एपर्ट्यूड किसकी है? US में है। HIV के खतरे को कम कर देगी ये। इसमें न्यूज़ में बनाया टॉपिक। अगला टॉपिक है वो हवाना सिंड्रोम। हवाना सिंड्रोम है एक तरह का भूतिया सिंड्रोम कह सकते हैं हम इसको। आवाज़ें सुनाई देती है। इसमें क्या है? आवाज़ें, सर्टेन साउंड सुनाई देती है। भूतों को जैसे आवाज़ सुनाई देती है वैसे आदमी को भूत दिखाई नहीं देता है तो उसको आवाज़ सुनाई देती है। एक US वालों को सुनाई देती है, आवाज़ें सुनाई देती है। एम्बेसी है हवाना में, वहाँ पे इसका मेन कारण माना जाता है कि वहाँ पे पल्स रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी है, उसके कारण उनको स्पेशल आवाज़ सुनाई दे रही है। अगला टॉपिक क्या है? एस्पर्जर सिंड्रोम। एस्पर्जर सिंड्रोम किसको हो गया है? एलन मस्क को हो गया है। एलन मस्क को। इस सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि सोशल रिलेशनशिप बनाने में हमारी दिक्कत आती है। तो ये एक टाइप का ऑटिज्म स्पेक्ट्रम है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का रोग है जिसको हमें सोशल रिलेशनशिप बनाने में दिक्कत आती है। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा GDM, गेस्टेशनल डायबिटीज मिलिटिस। इसके अंदर क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो डिग्री ऑफ ग्लूकोज टॉलरेंस है वो इंक्रीज हो जाती है। उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? GDM या फिर जेस्टेशनल डायबिटीज मिलिटिस। तो जेस्टेशनल यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ की यानी ग्लूकोज की जो इंटॉलरेंस है वो बढ़ जाती है, उसी को हम GDM कंडीशन बोलते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है? स्वास्तिक। स्वास्तिक क्या है? स्वास्तिक टेक्नोलॉजी फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर। तो ये क्लीन करने के लिए, वाटर को क्लीन करने के लिए टेक्नोलॉजी बनाई गई है। किसके द्वारा बनाई गई है? CSIR पुणे के द्वारा बनाई गई है। CSIR पुणे हैज डेवलप्ड दिस टेक्नोलॉजी। इसके अंदर क्या कर रहे हैं वो लोग? दे आर यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्लस ट्रेडिशनल नॉलेज, मॉडर्न प्लस ट्रेडिशनल नॉलेज टू प्योर वाटर। तो प्योर वाटर, तो मॉडर्न में दे आर यूजिंग बायोलॉजी, केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग एंड इन नेचुरल दे आर यूजिंग नेचुरल ऑयल्स एंड प्लांट एक्सट्रैक्ट टू प्योर द वाटर। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइड्रोडायनामिक कैविटेशन। तो ये जो इसमें प्रोसेस यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं हाइड्रोडायनामिक कैविटेशन। उसके द्वारा वाटर साफ कर रहे हैं। जो नॉर्मल प्रोसेस होती है क्लोरीन के कारण, क्लोरीन क्या होती है? कार्सोजेनिक एलिमेंट होती है, इससे बैक्टीरिया बढ़ जाता है। अगला टॉपिक है हमारा है वोल्बेचिया बैक्टीरिया। वोल्बेचिया बैक्टीरिया, तो इंडोनेशिया ने वोल्बेचिया बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस किए थे
जिसके कारण जो है यानी कि 3/4 मॉस्किटो 77% मॉस्किटो है वो डेंगू के केसेस हैं वो कम हो गए थे। तो इसमें उन लोगों ने क्या किया, वोल्वेचिया बैक्टीरिया के अंदर वायरस नहीं होता है, ठीक है, वायरस नहीं होता है। ये जिन मॉस्किटोज के अंदर पाया जाता है, जिन मॉस्किटो में पाया जाता है उनके अंदर वायरस नहीं होता है। तो वो मच्छर काट भी लें तो उनसे डेंगू फैलेगा नहीं, ठीक है, डेंगू नहीं फैलेगा। तो इंडोनेशिया ने क्या किया कि जो मच्छर होते हैं, मच्छर फीमेल मॉस्किटो के अंदर वोल्वेचिया इंट्रोड्यूस कर दिया, वोल्वेचिया बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस करा दिया गया था एडिस एजिप्टो मॉस्किटो के अंदर, जिसके कारण फिर उनको रिप्रोडक्शन कराया गया, फिर उनको इन्वायरमेंट में छोड़ दिया गया, उन बैक्टीरियाज को, उन मच्छरों को, वोल्वेचिया वाले मच्छरों को वहाँ पे छोड़ दिया गया, जिसके कारण मेटिंग हुई तो वो मर गए, मरे नहीं तो वोल्वेचिया वाले उससे स्प्रेड नहीं हो पाया था, तो वोल्वेचिया डज नॉट अकर नेचुरली, एडिस एजिप्टी में नेचुरली अकर नहीं होता है, इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था। तो फिर वो लोग हैं वहाँ पे केसेस कम हो गए थे डेंगू के। अगला टॉपिक है वो एम्बीटेग है। एम्बीटेग क्या है ना, एम्बीटेग IIT रोपड़ ने एक क्या है, एक डिवाइस बनाई है जो एम्बिएंट टेम्परेचर होता है, एम्बिएंट टेम्परेचर पेरिसेबल प्रोडक्ट का जो एम्बिएंट टेम्परेचर है उसको मॉनिटर करता है। ये जो डिवाइस है एम्बीटेग है, एम्बिएंट टेम्परेचर मॉनिटर करता है पेरिसेबल प्रोडक्ट का, जिससे हमें वो बता देता है कि कब खराब होगा कब नहीं होगा, ठीक। अगला जो टॉपिक है वो PAC है, प्रोटीन एंटीबॉडी कॉन्जुगेट्स। ये आप पढ़ सकते हो या नहीं पढ़ सकते हो, अपने आप देख लेना, इसमें कुछ खास नहीं है। WHO ने बायोहब इनिशिएटिव लॉन्च किया है। बायोहब इनिशिएटिव किसका है, WHO का है। उसके अंदर क्या कर रहे हैं, WHO प्लस बायोहब इनिशिएटिव के अंदर, WHO प्लस स्विट्जरलैंड का इनिशिएटिव है बायोहब, उसके अंदर वो एक दूसरे को रैपिड शेयरिंग ऑफ डेटा, पैथोजन का जो डेटा आ रहा है वो अलाउ करेंगे, एक दूसरे के लैब के साथ, एक दूसरे कंट्रीज के लैब के साथ उसको शेयर किया जा सकता है, पैथोजन से जो डेटा आएगा बायोहब इनिशिएटिव के अंदर। अगला टॉपिक है ग्लोबल सोडियम बेंचमार्क फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। तो हमारे को जो सोडियम की कितने ग्राम, एक नॉर्मल ह्यूमन को 5 ग्राम सोडियम की जरूरत पड़ती है, 5 ग्राम दिन में, 5 ग्राम, ठीक। तो ये क्यों ज़रूरत पड़ती है, ताकि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, सेल मेटाबॉलिज्म है, उसके लिए सोडियम की ज़रूरत पड़ती है। और हेल्दी प्लाज्मा के लिए भी सोडियम का यूज़ होता है। नर्वस सिस्टम में भी इफेक्ट करता है सोडियम का यूज़। तो ज़्यादा मात्रा में रहने से इससे क्या है, BP बढ़ जाती है। तो एक कितना 5 ग्राम ही लेना चाहिए हमें। तो ये इन लोगों ने ग्लोबल सोडियम बेंचमार्क सेट किए थे डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, ये बताया गया है। फिर ये टॉपिक था, ये हम देख लेते हैं, चलो। प्रोटीन एंटीबॉडी कॉन्जुगेट्स, द अप्रोच कंबाइन कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजिक्स एंड एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स को ये कंबाइन करती है। बायोलॉजिक्स क्या होती हैं, बायोलॉजिक्स अप्रोच होती है और ड्रग डिलीवरी टारगेटेड डिफेक्टिव प्रोटीन को टारगेट करती है, वहाँ पे जो अपनी ड्रग देती है। जबकि ड्रग डिलीवरी में होते हैं ड्रग मॉलिक्यूल्स आर द एंटीबॉडी फॉर्मिंग ड्रग एंटीबॉडी कॉन्जुगेट्स होते हैं। कॉन्जुगेट्स के अंदर क्या होता है, एक वीक एंटीजन होता है प्लस एक स्ट्रॉन्ग एंटीजन होता है, वो कॉन्जुगेट्स होते हैं। तो ये इसमें डेवलप होते हैं। तो ये 2 प्रकार के मेडिसिन बनाई जाती है, बायोलॉजिक्स से और एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स से। तो ये हमारा इसके बारे में था, पूरा हो जाता है ये टॉपिक हमारा। तो हमारा हेल्थ वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।